हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, साइंस की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जाकर के उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न है जो डेफिनेटली आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन सा हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम यानी कि तने सूर्य की प्रकाश की ओर झुकते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए फ्रेंड्स आपके सामने, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, मैं सबसे पहले चारों ऑप्शंस को आपको समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये पेड़ पौधे के शीर्ष पे पाया जाता है, पेड़ पौधे के टिप पे पाया जाता है और ये मुख्य रूप से पेड़ पौधे को सूर्य की प्रकाश की ओर गति करने में सहायता प्रदान करता है। वहीं फ्रेंड्स, जिब्रेलिन की बात करें तो ये जिब्रेलिन जो है वो तने में पाया जाता है और तने की लंबाई को ये वृद्धि करता है। वहीं साइटोकाइनिन की बात करें फ्रेंड्स तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है और ये मुख्य रूप से फलों और बीजों में पाया जाता है। फल का निर्माण करने में, बीज का निर्माण करने में ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो सहायता प्रदान करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स एब्सिसिक एसिड का, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो पेड़ पौधा में पत्तियों को अलग करने का काम करता है। जो पत्ती मुरझा जाते हैं, जो पत्ती सूख जाते हैं, उनका पेड़ पौधों से अलग करने में ये सहायता करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होते हैं? तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल की संख्या बराबर, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हमारी राइटिंग ख़राब नहीं है बट यहाँ पे हाथ से लिखना थोड़ा सा टफ होता है। मोल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मोल की संख्या बराबर हो जाएगा आपका दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिया गया द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम है। वहीं आणविक द्रव्यमान तो आपको नहीं दिया गया, इसको आपको निकालना पड़ेगा। अब आणविक द्रव्यमान मैं आपको निकाल के बता देता हूं। देखिए, आणविक द्रव्यमान किसका निकालना होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का। और फॉर्मूला आपको तो याद ही होगा, H2SO4 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितने अणु है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और इसके कितने अणु हैं? 2 है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सल्फर, देखिए फ्रेंड्स, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने अणु हैं? तो यहाँ पे देखिए केवल 1 अणु है, तो यहाँ पे इसके बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन, देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? तो 4 अणु हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। मैं इसको ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, 64। यदि आप तीनों को जोड़ते हैं, 64, 2 और 32 को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आ जाता है? 98 आ जाता है। ठीक है, 98 आ जाता है। अब फॉर्मूला पे आपको बिठा देना है। फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था कैसे निकालते हैं मोल? तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान कितना आया? 25 है दिया गया द्रव्यमान। वहीं जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना आया फ्रेंड्स? 98 आया। उम्मीद करते हैं आपको भाग देने आता ही होगा। 25 को 98 से आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.255 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 0.255। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति निकालने के लिए सिंपली फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि कंपन को जो है वो समय से डिवाइड कर देना है। कंपन कितना है? 40 है और समय कितना है? 2.5 है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप 400 को 25 से डिवाइड लगाओ तो 25 एकम 25, यहाँ से 15 आया, 150 हो जाएगा और 25 छक्का 150। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ज होता है। तो इसका राइट आंसर 16 हर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती है? गैर प्रतिक्रियाशील का मतलब होता है ऐसी गैसें जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18वां जो समूह है उसमें गैर प्रतिक्रियाशील गैसें हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, जिसमें से मुख्य रूप से हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, आर्गन गैस है, क्रिप्टॉन गैस है, जेनॉन गैस है और रेडॉन गैस है। ठीक है, ये मुख्य रूप से गैसेस हैं जो कि 18वें समूह के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी में जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, गैर प्रतिक्रियाशील गैसें हैं। ठीक है, इसको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आपको याद ही होगा 12 होता है। परमाणु विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 2 आ जाएगा, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स यदि 4 यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ऑप्शन के अंदर, तो 4 जो है वो बेरिलियम का परमाणु संख्या होता है और इसका विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2। जिस प्रकार से मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार से बेरिलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के गुणधर्म जो है वो समान होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 4, ठीक है। बेरिलियम तत्व का गुणधर्म जो है वो मैग्नीशियम के समान होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच कोण जो है वो कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला जो है वो कार्य का सामान्यता आपको पता ही होगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे फोर्स, F का मतलब फोर्स और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अगर 90 हो जाए, कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री हो जाए, यानी कि कॉस 90 का मान तो आपको पता होगा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब यहाँ पे 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि कोई काम नहीं होने पे, काम नहीं होना यानी कि वर्क जो है वो 0 हो जाना कब पॉसिबल है, जब थीटा का मान जो है वो 90 होगा, ठीक है। जब थीटा का मान 90 होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधे के अंदर पेरेनकाइमा जो है ऐसी उत्तक है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अंतरकोशिकीय स्थान होता है और ये अंतरकोशिकीय स्थान के अंदर फूड जो है वो स्टोरेज रहता है, जो पेड़ पौधा को विपरीत समय में भोजन प्रदान करता है। विपरीत समय कहने का मतलब है बादल जब 3-4 दिन छा जाते हैं, उस समय जो है वो भोजन प्रदान करने का काम पेरेनकाइमा उत्तक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित है। तो आवर्त सारणी के अंदर फ्रेंड्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जिसमें से आपको 57 जो परमाणु संख्या है वो पूछा कि कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से ये संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा कि 57 से लेकर के 71, ठीक है, 57 से लेकर के 71 और आपका जो है वहीं फ्रेंड्स 89 से लेकर के 103, ठीक है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, इसको लेंथिनम कहा जाता है, इसको एक्टिनम कहा जाता है। लेकिन जो 57 तत्व है ना फ्रेंड्स, जो 57 नंबर में लेंथिनियम तत्व है वो आपको डी ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर इसे रखा जाता है। इसके बाद 58 से लेकर के 71 तक के तत्व जितने भी हैं फ्रेंड्स, उसको जो है वो एफ ब्लॉक में रखा जाता है। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे 89 नंबर पे एक्टिनियम जो तत्व है फ्रेंड्स, उसे भी डी ब्लॉक में रखा जाता है और इसके बाद के तत्व जितने हैं 90 से लेकर के 103, उसको एफ ब्लॉक में रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 57 नंबर का जिसका परमाणु संख्या 57 है जो कि लेंथिनम है, और 89 जिसका परमाणु संख्या वो एक्टिनम है, ये दोनों आपका डी ब्लॉक से संबंधित है। और इसके बाद के तत्व जितने भी होंगे 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक, ये सब कहाँ से होंगे संबंधित, तो ये एफ ब्लॉक से संबंधित होंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने केवल एक ही ऑप्शन दिया है और ये राइट आंसर का ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। और इसी कारण से जब ये चींटियां आपको काटती है या फिर बिच्छू हो गया या फिर मधुमक्खी हो गया आपको काटती हैं, तो आपको डंक महसूस होता है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल जो है आपके शरीर में चला जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स वहाँ पे आप बेकिंग सोडा लगा देते हो तो तुरंत जो है वो बेकिंग सोडा अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे उदासीन कर देता है और आपका दर्द जो है वो छूमंतर यानी कि गायब हो जाता है। फ्रेंड्स इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई साइंस की श्रृंखला के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।